Good morning everyone. How's you all? I hope you all are doing well at your home. हमारा अब तक का जो चैप्टर चल रहा था इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, उस इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारा चैप्टर था चैप्टर नंबर 2, दैट इज इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग 1950 टू 1990, और वी कैन से दैट द कॉमन गोल्स ऑफ द 5 ईयर प्लान्स। जो हमारे कॉमन गोल्स थे वो, तो उसी सीरीज में हम लोग हमारा वीडियो नंबर 4 लेकर के आए हैं। इससे पहले कि हमारे वीडियो नंबर 3 आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ हमारे जो पिछले चैनल, हमारा जो प्लेलिस्ट है चैप्टर नंबर 2 ऑफ आईडी, उसमें आपको मिल जाएंगे, जो कि आपको चैप्टर खत्म होने के साथ, इस वीडियो के खत्म होने के साथ साथ आपको आगे मिल भी जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए, क्योंकि ये हमारा टॉपिक लगभग 6 मार्क्स का है, तो इसको प्लीज पूरा वीडियो देखना, और इस वीडियो को देख करके आगे जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ साथ आप हमें मेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपको आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। साथ ही अब तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। सबसे पहले अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो नंबर 4 है, उसका टॉपिक है कॉमन गोल्स ऑफ द 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। कॉमन गोल्स ऑफ द 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया, हमको ये पता था 1947 के बाद में, आफ्टर 1947 वी गॉट द इंडिपेंडेंस, एंड इंडिपेंडेंस मिलने के बाद हमारे पास में जो प्रॉब्लम आई वो प्रॉब्लम ये थी कि अब हमें हमारी इकोनॉमी को आगे चलाना है। इकोनॉमी को आगे चलाने के लिए हमारे पास क्या किया जाए, तब हमारे पास ये था, कुछ इकोनॉमिस्ट ने कहा कि आप क्या कीजिए, सोशलिस्ट इकोनॉमी को ऑप्ट करो। कुछ इकोनॉमिस्ट ये कहने लगे कि अब हम क्या करें, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को ऑप्ट करें, सो दैट वी ऑप्ट द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। अब मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में हमें अर्न भी करना है और उसे सोशल वेलफेयर में भी लगाना है। तो किस तरीके से हम उसे काम में ले सकते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हमने हमारे गोल्स और टारगेट डिसाइड किए। इससे पहले के वीडियोस में आपने देख रखा होगा कि कैसे हमने प्लानिंग कमीशन सेट किया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्लानिंग कमीशन, व्हाट इट्स मोटिव एंड व्हाई इट रिप्लेस्ड बाय द नीति आयोग। तो उसी चीज में हमारे कुछ कॉमन गोल्स थे 5 ईयर प्लानिंग के। 5 ईयर प्लानिंग के कैसे, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। इसके अंदर हमने हमारे जो प्लानिंग की, प्लानिंग का मतलब वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो, हम कहां हैं और कहां जाना चाहते हैं। इट इज अ ब्रिज बिटवीन दी वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। तो उस चीज के लिए हमने हमारी जो प्लानिंग सेट की, उस प्लानिंग के कुछ कॉमन गोल्स रखे। गोल्स यानी टारगेट फिक्स होते हैं। जैसे आप सब लोग हैं, पढ़ रहे हैं, किसी का टारगेट सीए का, किसी का डॉक्टर का, किसी इंजीनियर का, किसी का क्या नाम इसका अकाउंटेंट बनने का होगा, किसी का आईएएस ऑफिसर होगा, सिविल गवर्नमेंट जॉब, व्हाटएवर इट इज। आप सब लोगों ने अपने अपने टारगेट सेट कर रखे हैं। उस टारगेट में ये था कि हमारा मेन जो सोलो पर्पस है वो है पैसा अर्न करना। अब उस पैसे को अर्न करने के लिए आपको क्या थे, आपके जो गोल्स हैं वो गोल्स आपने डिसाइड किए। तो कुछ हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स हैं और कुछ हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स हैं। सो दैट द गोल्स आर डिसाइडेड इनटू द 2 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज द कॉमन गोल्स और द लॉन्ग टर्म प्लानिंग, एंड सेकंड वन इज द स्पेसिफिक गोल्स दैट इज शॉर्ट टर्म प्लानिंग। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग और शॉर्ट टर्म प्लानिंग क्या है, लेट सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मिस नैन्सी वांट्स टू बिकम अ सीए। मिस नैन्सी है, वो सीए बनना चाहती है। अब सीए बनने के लिए उसने क्या किया, हर लॉन्ग टर्म गोल इज द वांट टू बिकम अ सीए, तो उसका एक लॉन्ग टर्म गोल है। पर उस लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए हमें कुछ छोटे छोटे गोल्स बनाने पड़ेंगे। वो छोटे छोटे गोल्स हैं, वो कौन कौन से हैं। उन छोटे गोल्स में क्या होगा, जैसे फर्स्ट शी हैव टू कंप्लीट पास हर 11th क्लास, 12th क्लास, देन आफ्टर ग्रेजुएशन, फिर सीए फाउंडेशन, आईपीसीसी लेवल एटसेट्रा। तो कुछ अलग अलग हमारे लेवल्स हो गए। उन लेवल्स को हमने कहा शॉर्ट टर्म प्लानिंग। इन द सेम मैनर, यानी हमारा लॉन्ग टर्म गोल्स क्या, लॉन्ग टर्म गोल हमारा क्या था, हमारा जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव था वो था सीए बनना। लेकिन उसके शॉर्ट टर्म प्लान्स हमने क्या बनाए, हमारे जो शॉर्ट टर्म प्लानिंग है वो शॉर्ट टर्म प्लानिंग हमने किस चीज की, किस तरीके से हमारी इकोनॉमी को अपन छोटे छोटे गोल्स हैं उनको अचीव करते जाइए। यानी एक सिंपल अगर मैं आपसे कहूँ, स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ। तो स्मॉल मिलाते जाइए, लार्ज बनाते जाइए। तो हमने क्या करा, 2 प्लानिंग सेट आई, फर्स्ट लॉन्ग टर्म प्लानिंग, सेकंड शॉर्ट टर्म प्लानिंग। लॉन्ग टर्म प्लानिंग मींस व्हेन वी डिसाइडेड द गोल्स फॉर द 20 इयर्स। हमने हमारे जो गोल्स डिसाइड किए वो कितने टाइम के लिए, फॉर द 20 इयर्स, एंड दिस 20 इयर्स प्लानिंग इज नोन एज द पर्सपेक्टिव प्लानिंग। क्या कहते हैं उसे हम, पर्सपेक्टिव प्लानिंग भी कहते हैं। द प्लानिंग फॉर द 20 इयर्स इज आल्सो नोन एज द पर्सपेक्टिव प्लानिंग। पर्सपेक्टिव प्लानिंग मतलब यानी आगे के 20 साल के लिए आप सोच करके चलें। Let's suppose the government is now the government is going to announce
और स्टार्टिंग इट्स सेंसस इन द 2021। तो 2021 में उन्होंने जो डेटा बनाया उसके बेसिस पर उन्होंने 20 इयर्स की प्लानिंग कर ली। अगर हमारी ग्रोथ रेट यही रहती है पॉपुलेशन की, तो बाय द 2041 यानी 20 साल बाद हमारी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। दिस इज द पर्सपेक्टिव प्लानिंग। दूसरा है शॉर्ट टर्म प्लानिंग। शॉर्ट टर्म प्लानिंग मींस वो छोटे छोटे जो प्लान्स थे, तो छोटे छोटे प्लान्स को अपन ने क्या कहा, दीज आर ऑफ द 5 ईयर प्लान्स। तो छोटे छोटे 4 5 ईयर प्लान ले लो, 20 साल की प्लानिंग हो जाएगी। Is that clear? So this is the long term planning and this is the short term planning. चलिए ठीक है, हमने short term planning भी कर दी, long term planning भी कर दी। Short term planning consists the specific plans। Specific plans means इस बार हमारा टारगेट है पॉवर्टी को एलिविएट करना, इस बार हमारा टारगेट है हेल्थ केयर फैसिलिटीज को बढ़ाना, इस बार रोडवेज ज्यादा, जो हमारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ज्यादा डेवलप होना चाहिए। इस बार हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन का थर्ड जो 5 ईयर प्लान था वो ग्रीन रिवॉल्यूशन पे बेस्ड था। सेकंड 5 ईयर प्लान था इंडस्ट्रियल ग्रोथ के ऊपर बेस्ड था। 7th 5 ईयर प्लान था पॉवर्टी एलिविएशन के लिए था। तो इस तरीके से कुछ हमने स्पेसिफिक प्लान्स बनाए। दीज आर द मेन मोटिव ऑफ द शॉर्ट टर्म प्लानिंग इज specific plans, whereas the long term planning includes the long term common goals। तो common goals वो कौन से हैं जिन्हें हमें पढ़ना है, वो common goals हमने हमारे 5 बनाए। फर्स्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, सेकंड मॉडर्नाइजेशन, थर्ड सेल्फ रिलायंस, फोर्थ इज इक्विटी एंड फिफ्थ इज एम्प्लॉयमेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ये 5 गोल्स क्या हैं। मैं आपको ये बता दूं, हर बार CBSE या तो 4 मार्क्स के लिए या 6 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पुटअप करता ही करता है। या तो आपसे इनमें से कोई सा एक पूछा जा सकता है, कोई से 2 पूछे जा सकते हैं, कोई एक आपको कंडीशन या सिचुएशन देख करके और कह दिया जाएगा कि आपको उसको डिस्क्राइब करना है, तो भी आपका रेफरेंस ये लॉन्ग कॉमन गोल्स ही रहेंगे। तो ये चैप्टर वैसे भी हमें पता है इस चैप्टर का जो मेन सोलो पर्पस है वो कॉमन गोल्स ही है, इसलिए प्लीज इस टॉपिक को आप बिल्कुल एंड तक देखिएगा और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। So, firstly start the economic growth। अब कुछ नहीं जानना, मुझे नहीं आती इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है, किस तरीके से पढ़ाते हैं, अपने को नहीं मालूम। अपन तो नॉर्मल सी बात करते हैं, बिल्कुल गांव के गंवार आदमी हैं हम। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ यानी जैसे हम कहते हैं ग्रोथ का मतलब क्या है, विकास यानी डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट कैसे किया जाए? डेवलपमेंट रिक्वायर्स मनी। पैसा बोलता है भैया, अगर हमारे पास पैसा है तो दुनिया पूछेगी भाई तू कैसा है। सो तो वी रिक्वायर फॉर द ग्रोथ वी रिक्वायर्स द मनी एंड फॉर द मनी व्हाट इज द मीनिंग फॉर द मनी फॉर द होल कंट्री द मनी मींस जीडीपी। पूरी कंट्री के लिए मनी का मतलब क्या है? जीडीपी है। चलो अभी नया टर्म समझ में आना, नया टर्म निकल करके आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीडीपी। एक्चुअली द जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये आपके मैक्रो का पोर्शन का टॉपिक है जो हम आगे बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर अभी हमें इसका आगे चैप्टर को समझने के लिए इसका रेफरेंस समझना जरूरी है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस मींस ओवरऑल, डोमेस्टिक मतलब घर में रह करके बनाया जाए, प्रोडक्ट यानी जो प्रोडक्ट है। तो जो प्रोडक्ट हम पूरे ग्रॉस बेसिस पे घर में रह करके बना रहे हैं, इट मींस इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ मार्केट वैल्यू। जितनी भी हमारे मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज हैं उन सारे फाइनल गुड्स और सर्विसेज की मार्केट वैल्यू ऑफ द ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced by the producing unit, जो producing units ने बनाई हैं within the domestic territory। within the domestic territory मतलब यानी हमें ये देखना है कि domestic territory का मतलब क्या होना चाहिए? within the India, हमारे घर में रह करके। ठीक है, हम कहते हैं ना we all Indians are brothers and sisters। तो सारे brothers and sisters हैं कि या इसका मतलब ये पूरा जो इंडिया है वो हमारे लिए फैमिली है, और उस फैमिली का मतलब फैमिली या हम कहें घर है, तो ये हमारे लिए क्या था? डोमेस्टिक टेरिटरी था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। एक साल में वहाँ रहने उस कंट्री में रहने वाले लोगों ने जितने गुड्स और सर्विसेज उस कंट्री के अंदर बनाए हैं उन गुड्स और सर्विसेज की मार्केट वैल्यू को ही जीडीपी कहेंगे। तो यानी अब एक बात सोचो, एक छोटे लेवल पे लेते हैं, आपका अगर घर है उसमें आपने कोई गुड्स बनाया, उस गुड्स को बना के आप क्या करोगे? Either you can consume or you can sell out in the market। तो आप उसे सेल करके आओगे, सेल करोगे तो क्या होगा? पैसा मिलेगा। वो पैसा हमारे पास आया is known as the GDP। तो जितने भी हमारे गुड्स और सर्विसेज थे उन गुड्स और सर्विस जो हमने घर में रह के बनाए हैं एक साल में, उसकी मार्केट वैल्यू भी क्या है हमारे लिए? जीडीपी। सो अब हमें इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, तो ग्रोथ मतलब बढ़ना चाहिए था। So that we have to require the large amount of the GDP। हमें हमारे GDP की ग्रोथ करनी है, तभी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पॉसिबल है।
क्योंकि जितना ज़्यादा पैसा होगा, मैं ये नहीं कहता पैसा सब कुछ है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है, तो जितना ज़्यादा पैसा होगा यू कैन स्पेंड मोर सो दैट देयर इज अ हायर वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. सो वी रिक्वायर्स द हायर अमाउंट ऑफ जीडीपी. अभी जीडीपी आती कैसे, पैसा कमा के कौन लाता है? लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि राम है, उसके घर के अंदर 5 लोग हैं. उन 5 लोगों में राम के फादर हैं, वो बाहर जॉब करते हैं. राम का भाई और राम दोनों मिलकर के घर में कुछ एक डोमेस्टिक उन्होंने एसएसआई सेटअप कर रखी है और उससे वो लोग पैसा अर्न कर रहे थे. उस पैसे को उन्होंने बनाया, वो क्या था? जीडीपी. Is that clear to all? तो वो हमारे लिए जो उन्होंने घर में रहकर के जितना गुड्स बनाया वो जीडीपी था. अब राम ने कुछ अलग कमाए, राम के पापा ने कुछ अलग कमाया, राम के भाई ने कुछ अलग कमाया. ये तीनों ने जो कमाया, these are the 3 sectors of the country. First primary sector, secondary sector and tertiary sector. In the primary sector means primary sector का मतलब क्या होगा हमारा? वो सेक्टर जो हमारी इकोनॉमी में एग्रीकल्चर या रिलेटेड एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है. Secondary sector counts all the industrial outputs, and tertiary sector counts all the service sector industries, service sector units like transportation, banking, communication, etc. तो ये तीनों यूनिट्स हैं जो मिलकर के कमाया. 3 भाई हैं ये हमारी इकोनॉमी के. तीनों भाइयों ने जो कंट्रीब्यूट किया था वही फैमिली इनकम है. तो तीनों का कंट्रीब्यूशन इज नोन एज द स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन. अब ये स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन कैसा होना चाहिए? इट मस्ट बी इक्वल. ये इक्वल होना जरूरी है. अब सोचिए, अगर मैं कहता हूँ प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी, ये 3 अगर भाई थे, इन तीनों भाइयों ने अगर उस जगह पे पैसा जो कमाया, लेट्स सपोज प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सेकेंडरी और टेरिटरी है. प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 14 रुपीज, सेकेंडरी का 50 और इसका 36 है. अब मुझे एक बात बताओ, इन तीनों सेक्टर्स में किसका वेलफेयर ज्यादा होगा? कौन सा सेक्टर वेलफेयर ज्यादा करेगा? जिसके पास पैसा ज्यादा है. ऑब्वियसली बात है, वो अपनी फैमिली पे ज्यादा अच्छा खर्च कर सकता है, और जिसके पास पैसा कम है वो पैसा कम खर्च करेगा. सो ये कंट्रीब्यूशन गलत है. कंट्रीब्यूशन मस्ट बी इक्वल, लाइक 1/3 पोर्शन, 1/3 पोर्शन, 1/3 पोर्शन, 33% ईच. तो हर तीनों का कंट्रीब्यूशन अगर 33% है, इट मींस देयर इज अ इक्वल वेलफेयर ओरिएंटेशन. तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए था? इक्वल होना चाहिए था. ठीक है. और इसके साथ साथ द पर कैपिटा इनकम मस्ट बी इंक्रीजेज. पर कैपिटा जो अवेलेबिलिटी है गुड्स और सर्विसेज की, वो ज्यादा होनी जरूरी है. कैसे? अब हमारी गवर्नमेंट ने एक हमको डेटा दिया, क्या कि इंडिया के अंदर ऑन एन एवरेज एक आदमी की पर कैपिटा इनकम 1,14,000 है. तो द 1,14,000 इज द पर कैपिटा इनकम पर पर्सन ईयर. ठीक है. पर पर्सन पर ईयर अ पर्सन अर्न 1,14,000. इज इट ट्रू? क्या सब लोग ऐसा करते हैं? नहीं. बिकॉज इट्स एन एवरेज. कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पूरे साल भर में मेहनत की, तब भी उन लोगों को क्या था, लेट्स सपोज यू हैव द 5,000 रुपीज सैलरी पर मंथ, देन यू अर्न ओनली द 60,000. इज दैट क्लियर? व्हिच इज क्वाइट लो एज कंपेयर टू द नेशनल एवरेज ऑफ रुपीज 1,14,000. और कुछ ऐसे भी हैं जो 1 मिनट के 2 लाख रुपए कमाते हैं, लाइक मुकेश अंबानी. तो ये क्या था? एक एवरेज था. पर ये एवरेज बेसिस पे हमारे इनकम नहीं बढ़नी चाहिए. द पर कैपिटा इनकम मस्ट इंक्रीजेस. पर कैपिटा मींस हर आदमी के पास अवेलेबिलिटी हो, वो कैसी हो? इक्वल होनी चाहिए. सो दैट तो हमारा पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? ग्रोथ है. जीडीपी बढ़ाओ. जीडीपी कैसे बढ़ाइए? ऐसे नहीं कि टोटल बढ़ा दी. कॉम्पोजिशन कैसा होना चाहिए? स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन इक्वल, और साथ ही साथ पर पर्सन अवेलेबिलिटी अगर होगी, ऑब्वियसली बात है किसी के पास कोई कमी नहीं होने वाली, लैकिंग नहीं है, इकोनॉमी ऑटोमेटिकली ग्रो करेगी. I hope this point is clear to you. Next, second, modernization. Modernization means adoption of new technology and the women empowerment. It counts to 2 things. Modernization मतलब क्या है? आधुनिकीकरण. यानी हम हर चीज में बिल्कुल मॉडर्न हो जाए. किसने सोचा था कि एक ऐसा टाइम आएगा जब स्कूल वाले खुद मना करते हैं अपने पेरेंट्स से कि बेटा फोन मत लेकर के आया करो, फोन मत चलाया करो, और अब वही कहते हैं कि फोन चलाया करो. चेंजिंग, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है ना, नीति आयोग में पढ़ा था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. तो इस तरीके से क्या है, हम हमारे इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं. ट्रांसफॉर्म कैसे? मॉडर्नाइजेशन का मतलब ही यही है, हर एक नई चीज को एब्जॉर्ब कीजिए. नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड. इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है. सब लोगों को कुछ ना कुछ नया करने की जरूरत है. तो अपने को क्या चाहिए था? वी रिक्वायर देयर आर द वेरियस टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज आर इन्वेंटेड. ठीक है. पर डे कई तरीके की बहुत सारी नई नई इन्वेंशंस निकलते हैं. उन इन्वेंशंस को आप डिनाई मत करो. यू हैव टू अडॉप्ट दैम.
आपको उन नई टेक्नोलॉजीज को एब्जॉर्ब करना चाहिए, उन्हें अडॉप्ट करना चाहिए, सो दैट यू कैन प्रोड्यूस मोर। अब यहाँ देखिए, अगर अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी अगर अडॉप्ट होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हम ग्रोथ ज्यादा कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी जब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, सीएम थे, चीफ मिनिस्टर, तब उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, आप लोगों ने शायद कभी किसी ने देखा हो, तो उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था वो बहुत टेक्नो फ्रेंडली है, जबकि पढ़े लिखे नहीं है, वो बहुत टेक्नो फ्रेंडली है, वो नए नए गजेट्स हैं, उन गजेट्स का उन्हें शौक है। क्यों है गजेट्स का शौक? और ये चीज तो शायद आप लोगों ने वैसे भी देख ली होगी, वो एक वीडियो आया था जिसके अंदर एक मम्मी अपने बच्चे के लिए शिकायत कर रही थी कि बच्चा गेम बहुत खेलता है, तब मोदी ने खुद ने कह दिया था वो पबजी वाला, तो सेम वही है, और पबजी उन्होंने बैन भी नहीं किया देखिए इंडिया के अंदर। तो ये चीज क्या है, वो नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने में लगे हुए हैं। नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने में मतलब जितना आप कुछ नया सीखोगे, ऑब्वियस की बात है कुछ नया निकल करके आएगा। मैं मेरी बात अगर कहूँ, मैंने 12th क्लास में हमारी जो आप लोगों की इंग्लिश के हॉर्नबिल और इस तरीके की बुक्स होती हैं, हमारी कोर्स रीडर और रैपिड रीडर हुआ करती थी, और एक बुक के फर्स्ट चैप्टर जो हमारी कोर्स रीडर थी, उसके फर्स्ट चैप्टर में मैंने पढ़ा था कहीं पे, मुझे और कुछ याद नहीं उसका, लेकिन मुझे वो बात जरूर याद है, किसी भी बुक को आप जितनी बार अगर पढ़ते हो, हर बार कुछ नया निकल करके आता है। तो यही चीज हमारे साथ है, जब कुछ नई टेक्नोलॉजीज इन्वेंट होती है तो उन्हें डिनाई मत करो, उन्हें अडॉप्ट करो। उन्हें अडॉप्ट करोगे देन यू कैन प्रोड्यूस मोर, आप ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे इस टेक्नोलॉजी की वजह से ही मैं आपको इतनी दूर रह करके भी पढ़ा पा, हम कनेक्टेड हैं। तो ये चीजें हैं, अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी है, उस न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करोगे देन यू कैन प्रोड्यूस मोर, आप ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। कहाँ मुझे स्कूल जाना पड़ता, स्कूल से वापस आना पड़ता, तो ट्रांसपोर्टेशन का टाइम लगता, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट लगती, वो सब कुछ बच गया केवल किस चीज से, अपन ने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया। सेकंड वन इज विमेन एम्पावरमेंट। विमेन एम्पावरमेंट होना जरूरी है। मैं एक बहुत पहले एक स्कूल के अंदर पढ़ाता था, छोटी स्कूल थी आरबीएससी, उस स्कूल का जो उस स्कूल के डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा था कि कभी भी अपनी जो वाइफ है उस वाइफ को काम मत करवाना। उन्होंने मुझसे वर्ड्स कहे होंगे कि कभी अपनी वाइफ से काम मत करवाइएगा। मैंने पूछा सर क्यों ऐसा, तो मेरी क्या थोड़ी गंदी आदत है कि डिस्कशंस जो करते हैं यहाँ पर, तो मैंने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों कहा। बोला आप अगर उससे काम कराओगे तो वो पैसा कमा के लेके आएगी, वो घर में आपकी इज्जत नहीं करेगी, और क्या नाम है, आपको हो सकता है मेहनत भी ज्यादा करनी पड़े। तो मैंने उस चीज को उनसे सुन तो लिया, मैंने कुछ आर्गुमेंट नहीं किया उनके साथ। मैं वापस घर आया, घर आकर के मैंने सोचा क्या वाकई में सही है, इज इट ट्रू ऑल दिस। सोचिए, मेरी सैलरी अगर लेट सपोज 30,000 रुपीज पर मंथ है, तो 30,000 रुपए में जयपुर के अंदर कौन आदमी क्या कर सकता है। अब उस जगह पे मान लीजिए लेट सपोज मेरी वाइफ है, और वो वाइफ अगर क्या करती है, वो भी वर्किंग में है, तो वर्किंग में होगी, ऑब्वियसली बात है उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, बिकॉज उसको घर का काम भी करना है और साथ साथ फैमिली को, शी हैव टू लुक आफ्टर द फैमिली ऑल्सो, उसकी भी एफिशिएंसी इंक्रीज हुई। और जब वो काम करेगी तो मैं भी कुछ ना कुछ उसके काम में हाथ बटाऊंगा, तो वर्क का डिवीजन हो गया। यू हैव टू यू वाज राइट इन योर बीएसटी, दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क इन द फियर्स प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट। आपने पढ़ा होगा डिवीजन ऑफ वर्क, काम का बंटवारा कैसे किया जाए। फिर साथ साथ मान लो अगर सपोज है 20,000 रुपीज पे अगर पर मंथ सैलरी लेके आ रही है, तो हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे कोर एक्टिविटीज है वो तो हम हमारे पास रखें, ठीक है, और जो नॉन कोर एक्टिविटीज है डोमेस्टिक वर्क में, वो हमने क्या करना, एक मेड रखी, मेड को हमने 5,000 रुपीज दे दिए। अब समझना इस बात को आराम से ढंग से, 5,000 रुपए हमने उसे दिए, टोटल अर्निंग्स कितनी थी हमारी, 30,000 प्लस 20,000 दैट इज 50,000। 50,000 में से हमारी स्पेंडिंग कितनी होगी डोमेस्टिक वर्क्स के लिए, 5,000। अभी भी हमारे पास कितने हैं, 45,000 है। मैं कभी मना नहीं करूंगा जब वो मेरी वाइफ मुझसे कहेगी कि आज मूवी देखने के लिए चलता है, क्योंकि हमारे पास पैसा है। कभी हम घूमने के लिए जाने का होगा तो हमारे पास पैसा है। तो ये चीजें क्या है, वर्किंग अगर होगी, ऑब्वियसली बात है वो अपनी एफिशिएंसी को भी पॉलिश कर सकती है, उनकी नॉलेज है। आप सोचो आपको क्या चाहिए, जैसे आप में से जो मेल फॉक्स हैं उनको क्या चाहिए, लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए, लेकिन घर में एक सजावट का सामान थोड़ी है, उससे काम करवाइए अगर आप, तो वर्किंग होगी, ऑब्वियसली बात है शी कैन अर्न हो, और वो ज़्यादा अर्न करके लेकर के आएगी, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, हम ब्लैकिंग में नहीं होंगे, इन एफिशिएंसीज में नहीं जी रहे होंगे, हमारे पास हर चीज़ है वो बेटरमेंट में हो सकती है। साथ ही साथ हमारे पास यहाँ क्या होगा, आपने क्या करा, 5,000 रुपीज किसको दे दिए, उस मेड को, जो आपने अपने घर पे मेड काम करने आ रही है, हाउस मेड है, उसे आपने 5,000 रुपीज दिए हैं। इकोनॉमिक्स कभी नहीं कहती कि पैसा बचाओ, कहती है पैसे को खर्च करो, क्योंकि अगर आप पैसे, लक्ष्मी चंचल, आपने शास्त्रों में पढ़ रखा है लक्ष्मी चंचल है, कभी किसी के पास नहीं रुकती, जितना खर्च करोगे उतना ज्यादा पैसा आएगा। ऑब्वियसली बात है आपके एक खर्चे की वजह से
उसको एम्प्लॉयमेंट मिला, उसके एक एम्प्लॉयमेंट की वजह से आगे क्या हुआ, और लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, वो घर का राशन लेकर के आएगी या और चीजें हैं, तो दूसरे लोगों को और एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। यानी इस मॉडर्नाइजेशन के थ्रू यू प्रमोट्स एम्प्लॉयमेंट, आप इस मॉडर्नाइजेशन के थ्रू क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट कर रहे थे। सो दैट दिस इज दी विमेन एम्पावरमेंट। ठीक, मॉडर्नाइजेशन मतलब लेडीज हैं जो हमारे वेमेन्स हैं, उन वेमेन्स को भी इक्वल प्रायोरिटीज दीजिए ताकि वो आपको प्रोडक्शन में ज्यादा हेल्प कर सके और इकोनॉमी ऑब्वियसली बात है ग्रो करेगी। एंड साथ ही साथ अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करते जाइए। I hope this point is clear to you. Next, the third, self-reliance. Self-reliance means self-sufficiency in food grain. Self-reliance means खुद पे भरोसा। Self-reliance का मतलब क्या है, खुद पे भरोसा है। In 1947, the economy that we inherited from the Britishers is totally stagnant, totally backward. Stagnant और backward economy थी। ठीक, वी डू नॉट हैव द मच अमाउंट ऑफ मनी, हमारे पास अच्छा खासा पैसा नहीं था। वी डू नॉट हैव द गोल्ड रिजर्व्स और द फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व्स, सो वी आर टोटली रिलाइंग ऑन दैट टाइम फॉर द फूड ग्रेन्स। इवन फॉर द फूड ग्रेन्स वी आर रिलाइंग ऑन द फॉरेन कंट्रीज। लेकिन नाउ द टाइम टू द चेंज, हम अपने क्या करना था, हमें सेल्फ रिलायंट बनना है, खुद पे क्या करना है, खुद के पैरों पे खड़ा होना था, ऑन फीट स्टैंड होना है। तो ऑन फीट स्टैंड करने के लिए, सेल्फ रिलायंस के लिए देयर आर 3 पॉइंट्स, दैट इज सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स। सबसे पहले जो फूड ग्रेन्स आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो, उन फूड ग्रेन्स को आप यही प्रोड्यूस करना स्टार्ट कीजिए, सो दैट यू कैन फुलफिल द सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स में आपकी सेल्फ सफिशिएंसी आएगी, आपको बाहर वाले लोगों पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। सेकंड वन इज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। Then after we have an idea or we have a target to import substitution. Import substitution means those productions or the industrial goods which are imported from the abroad or the rest of the world that are produced in India, so that it promotes to import substitution. यानी जो import हो रहे थे उसका substitute कैसे आएगा, import मत करो, यानी उसको घर में ही produce कीजिए। तो हमने क्या करा, हमारा प्रोडक्शन बढ़ाया। एंड द थर्ड टारगेट इज टू द एक्सपोर्ट प्रमोशन। इतना प्रोडक्शन लो कि डोमेस्टिक कंजम्पशन के बाद में जो बच जाए वो क्या करे, उसे हम बाहर बेच सके। सो विच इट ऑल्सो बोथ द इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन लीड्स टू आवर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जब हम कम खर्च मंगाएंगे, इंपोर्ट कम होगा, देन ऑब्वियसली इट मिनिमाइज आवर स्पेंडिंग्स। Is that clear? तो घर का पैसा घर में रहेगा। सेकेंड वन इज एक्सपोर्ट प्रमोशन। जब हमारे पास पैसा आया, एक्सपोर्ट प्रमोशन में क्या होगा, जब हमारे पास हम क्या करेंगे, गुड्स बाहर बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, देन इट ऑल्सो लीड्स टू इनफ्लो ऑफ द करेंसी इन इंडिया एंड विच लीड्स टू द इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज। आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर टू यू। Next, the fourth one, that is equity and the social justice. Equity and social justice. What is the meaning of equity? Equity मतलब समानता, यानी समता। हर एक आदमी हमारे लिए क्या है, इक्वल है। There are a few problems before the independence is there and after the independence also. First one is the casteism. There is a casteism problem, racism, ठीक है, कलर की प्रॉब्लम थी हमारे साथ में। इसके अलावा भी हमारे पास क्या था, जेंडर इनइक्वालिटी। जेंडर इनइक्वालिटी मींस मेल और फीमेल्स के अंदर हम क्या करते थे, ऑब्वियसली बात है उनके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएशंस किए जाते थे। उन चीज़ों को घटाने के लिए हमने क्या किया, हमारा टारगेट रखा इक्विटी, सब बराबर है। आप लोगों ने शायद एक मूवी देखी होगी, क्रांति नाना पाटेकर वाली, देखिए उसके अंदर जब वो क्या नाम से राइट्स होते हैं हिंदू मुसलमान वाले, तो हिंदू मुसलमान वाले राइट्स के अंदर वो कहता है कि एक मुसलमान बोला, बेटा तुम्हारी माँ को किसने मार डाला, बोला हमारी माँ को हिंदू ने मारा। तब नाना पाटेकर खड़ा होकर के और दोनों की क्या करता है, खुद की भी उंगली तोड़ देता है और उस मुसलमान की भी उंगली तोड़ता है, और फिर दोनों को उंगली को हथेली में मिला करके कहता है कि बता इसमें कौन सा खून हिंदू का है, कौन सा खून मुसलमान का है। जब बनाने वाले ने फर्क नहीं किया तो तू और मैं कौन होते हैं जो ये फर्क करने वाले हैं। किसने बताया इन बच्चों को कि ये हिंदू है ये मुसलमान है, क्या कहीं से कोई ठप्पा लगा हुआ है, नहीं। तो ये क्या था, उस कास्टिसिज्म की प्रॉब्लम को रोकना है, वो रेसिज्म कि ये गोरे हैं ये काले हैं, इस प्रॉब्लम को खत्म करना है। ऑल आर इक्वल, सब लोग इक्वल हैं, सबके अंदर कुछ पोटेंशियल है। और एक चीज और मैं आप लोगों से कहूँ, अपार्ट फ्रॉम द टॉपिक, इस पूरी दुनिया में जितनी 8 अरब की आबादी है उसमें आप एक अकेले हैं जिसके पास कोई एक ऐसी चीज है जो केवल आप में है और किसी के अंदर भी नहीं। हमें बस केवल उस चिंगारी को आग में कन्वर्ट करना है। एक ऐसा आपके पास पोटेंशियल है, एक ऐसा टैलेंट है आपके पास में जो और किसी के पास नहीं है। कभी अपने आप से पूछ करके देखिएगा, एक्सप्लोर करो अपने आप को। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, इफ यू डू नॉट टॉक विद योरसेल्फ
once in a day, then you miss the chance to talk with the bestest person in the world. इस पूरे संसार में एक सबसे अच्छे इंसान से बात करने का मौका आपने गंवा दिया अगर आप अपने आप से बात नहीं करते हैं। So equity and the social justice, what type of what points are considered in it? First one is economic and the social equality. For the economic equality, economic मतलब पैसा, तो पैसे में सब बराबर हो, तो इसके लिए क्या करती है गवर्नमेंट इम्पोज higher taxes on the richer sections of society and provide the subsidies to the poorer section of society. जिसके पास ज्यादा है उससे ले लिया, जिसके पास कम है उसे दे दिया। Second one is the social equality. For the social equality, the problem of the casteism, racism are अबॉलिश, उन सब प्रॉब्लम्स को हटा दिया। सब हमारे लिए सारी सोसाइटीज हैं, सारे जो कास्ट है वो सब इक्वल होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन ऑफ द डेमोक्रेसी सेटअप। डेमोक्रेसी सेटअप मतलब आज आप देखिए आपके जितने भी इलेक्शंस हैं उसमें कोई भी आदमी अपने आप को एनरोल कर सकता है, वो किसी भी पार्टी के साथ में खड़ा हो सकता है, अपने वो क्या कर सकता है इलेक्शन से वो लड़ सकता है अगर उसके अंदर कुछ अच्छा करने की अगर इच्छा है तो। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ द बैकवर्ड रीजन्स। बैकवर्ड रीजन्स है, उन बैकवर्ड रीजन्स को हमारे को डेवलप करना जरूरी था। तो बैकवर्ड रीजन्स को डेवलप करने का मतलब क्या होगा हमारा? For the development of the backward regions means the rural areas have to be developed. उन rural areas को हमें डेवलप करना था। रूरल एरियाज को डेवलप करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जो रूरल established cells, special economic zones are there. तो हमने क्या करा? The rural population migrate from rural areas to urban areas in searching of job. लेकिन हमने क्या करा? उनको जॉब सर्च करने से वहाँ रोक दिया। आप वहीं रुक जाइए, वहाँ से यहाँ होगी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी। एक्स्ट्रा बर्डन ऑन द अर्बन एरियाज, there is no proper employment opportunities for the rural areas also, ठीक है? And the resources are remain vacant इन द रूरल एरियाज। जो रूरल एरियाज में रिसोर्सेज हैं, जैसे वहाँ पानी है तो वहाँ वेस्ट पड़ा रहेगा, जबकि अर्बन एरियाज में अगर वो माइग्रेट करके सब के सब तो यहाँ क्या होगा? ऑब्वियसली बात है वो हमारे जो यहाँ की अर्बन पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होगी। देयर इज अ हैवी प्रेशर ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज। हमने क्या करा? वहीं रुको, वहाँ रुकेंगे तो एम्प्लॉयमेंट नहीं, तो वी एस्टेब्लिश सेल्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बताए। आप उनने नाम सुना होगा गुड़गांव का। गुड़गांव किसी ज़माने में वाकई में गांव था जिसे अब बदल करके गुरुग्राम कर दिया है। और उस गुरुग्राम के अंदर क्या है? हर तरीके की फैसिलिटी, टॉप क्लास एमएनसीज आर ऑपरेटेड देयर। So development of the backward regions as well and special care of the weaker section. अब हमारे घर में हम कई बार करते हैं जो बीमार हो जाता है तो अब हम उसकी क्या करते हैं? केयर ज़्यादा करते हैं। सेम देयर इज अ स्पेशल केयर ऑफ द वीकर सेक्शन। जो हमारे वीकर सेक्शन है उन वीकर सेक्शंस को अच्छे से प्रमोट करो, उनकी केयर ज़्यादा कीजिए। यानी द वीकर सेक्शंस रेफर्स टू द पुअर पॉपुलेशन, ठीक है? और द पॉपुलेशन रिमेन अनलिफ्टेड और जो हमारे लिए बहुत बैकवर्ड है, उन बैकवर्ड पॉपुलेशन को या बैकवर्ड जो सेक्शंस हैं उन बैकवर्ड सेक्शंस का हमें डेवलपमेंट करना जरूरी है। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। दिस प्रमोट्स इक्विटी एंड सोशल जस्टिस। एंड लास्ट वन इज एम्प्लॉयमेंट। मैं उन लोगों में से हूँ जो ये मानता हूँ कि किसी भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को खत्म करने की जगह उस प्रॉब्लम की रूट को खत्म कर दीजिए आप। तो प्रॉब्लम की रूट को खत्म कैसे किया जा सकता है? हमारे पास प्रॉब्लम है पॉवर्टी की, हमारे पास प्रॉब्लम है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की, हमारे पास प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिसिटी की। ये सब प्रॉब्लम्स केवल किसकी वजह से? पैसा नहीं है भैया। तो पैसा क्यों नहीं है? जस्ट बिकॉज ऑफ देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट को किससे खत्म किया जा सकता है? एम्प्लॉयमेंट से। you will if you can provide the employment to the one, then it can provide the employment to the 10 other also। 10 लोगों को वो एम्प्लॉयमेंट देके जाएगा। क्यों हमारी गवर्नमेंट ये कहती है कि जो भिखारी है, जो बेगर्स हैं, उन्हें भीख मत दीजिए? दो वजह से। एक, वो हमारे कल्चर को डिफीम कर रहा है। दूसरी चीज हमारा जो कल्चर है उस कल्चर को डिफेम कर रहा है जो हमारे विजिटर्स आते हैं, जो फॉरेनर्स आते हैं उनके सामने। दूसरा, उन लोगों की आदत पड़ जाएगी वैसे, उन्हें एम्प्लॉयमेंट दो। एम्प्लॉयमेंट कैसे? जैसे हम क्या करते हैं, आपने शायद एक यूट्यूबर है पृथ्वी शॉ, तो उस वरुण प्रथु है, वरुण प्रथु ने वो क्या उसका एक वीडियो देखा था मैंने। तो वो क्या करता है, लोगों को क्या नाम से उसने फ्रूट्स का ठेला खुलवा दिया, या उसने वेइंग मशीन दे दी जिसपे क्या कर सकते हैं, या किसी को चाय की थड़ी खुलवा दी है। ये क्या है? वो उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। और जब उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लेट सपोज अगर हमारे पास हम कहते हैं कि चाय की थड़ी अगर उसने खुलवाई, उस चाय की थड़ी से या टी स्टॉल से भी क्या होगा, उस टी स्टॉल से वो टी खरीद के लेके आएगा तो उस टी वाले को एम्प्लॉयमेंट मिला। वो मिल्क खरीदेगा, मिल्क वाले को प्रोडक्शन मिला। उसने ग्लास खरीदे, उनको प्रोडक्शन मिला। जब उसका बिजनेस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है वो एक लड़का भी रखेगा, अपने यहाँ पे नौकर रखेगा, उस नौकर को भी एम्प्लॉयमेंट मिला, ठीक है? और उस खुद को भी एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, और साथ साथ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी है। सो यू हैव टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट इफ यू वांट टू द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। तो देयर आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द कॉमन गोल्स।
इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, अगर ग्रोथ होगी तो हम ज़्यादा वेलफेयर कर सकते हैं। मॉडर्नाइजेशन को अडॉप्ट करो, सेल्फ रिलायंट बनो, साथ साथ इक्विटी आनी चाहिए, सोशल जस्टिस होना ज़रूरी है, एंड एम्प्लॉयमेंट। आई होप this all these topics are clear to you. If there is any other queries or any other suggestion, you please write your suggestions as well as your problems or the queries in our comment box, and we will solve these problems soon as possible. और अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक मोटिवेट आज है, हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है, हमें अच्छा लगता है कि अगर कोई तो है जिसे हम कुछ अच्छा दे रहे हैं। बाकी फिर हमारा जो इसका अब हमारे पास में इस चैप्टर का लास्ट वीडियो बचा है। टिल दैट प्लीज स्टे सेफ, स्टे एट योर होम, स्टे एजुकेटेड। धन्यवाद।